ललन टॉप लगातार कोरोना को लेकर आपको अपडेट दे रहा है। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप ललन टॉप देख रहे हैं। ललन टॉप लगातार कोरोना को लेकर आपको अपडेट दे रहा है। साथ में कोरोना के पहले भी और कोरोना की महामारी बीतने के बाद भी वो आपसे वही बात कह रहा है और कहता रहेगा, जिस पर ललन टॉप का भरोसा है कि देश में, दुनिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट। हर चीज पर तर्क, हर चीज को प्रयोग के द्वारा, थ्योरी के द्वारा स्थापित करना और उसमें आद्यतन बदलाव करते रहना। इसीलिए हमारा नारा है कि इस देश में संस्कार खूब है, होने भी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन संस्कारी के साथ साथ अब इस देश को साइंसकारी होने की जरूरत है। इसलिए इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दो डॉक्टर हैं जो यूट्यूबर हैं, उनसे बात करेंगे कोरोना को लेकर जो अलग अलग दावे हो रहे हैं, और मेरा साथ देंगे इसमें मेरे साइंस एडिटर, साइंसकारी के प्रणेता आयुष जी। आयुष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेम में शुक्रिया। आपको नजर आ रहे हैं जिनके पीछे अशोका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का बैनर लगा हुआ है, ऐसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय, जो कि इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं। ललन टॉप के बहुत सारे दर्शकों ने हमारे कोरोना के अलग अलग वीडियोस में कमेंट बॉक्स में लिखा कि विश्वरूप के दावों पर आपको क्या कहना है। विश्वरूप तो कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं, विश्वरूप तो कह रहे हैं कि ये दुनिया की साजिश है। तो उनको आप बुलाइए। दर्शक का आदेश, दर्शकों का आदेश, उसका पालन हो रहा है। तो एक तरफ विश्वरूप के दावे हैं, दूसरी तरफ उनसे संवाद करने के लिए हमारे साथ एक और यूट्यूबर हैं जिनका नाम डॉक्टर परमजीत सिंह है। डॉक्टर सिंह कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जसोदा हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अकोला के गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया, बाद में दूसरे डिप्लोमा वगैरह किए। और डॉक्टर सिंह भी डॉक्टर एजुकेशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। और डॉक्टर विश्वरूप जाम्बिया की एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने डायबिटीज पे पीएचडी कर रखी है और ये अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर विश्वरूप ये बताइए कि आपके कोरोना को लेकर क्या दावे हैं। कोरोना एक फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। जैसे फ्लू होता है, हर साल होता है फ्लू, और हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड भी, इंडिया में भी। तो वैसे ही एक फ्लू वायरस है और उससे फ्लू हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को फ्लू होगा नहीं, 80% लोगों को कोरोना आएगा भी तो, और होगा भी तो दैट इज 20% पीपल जिनको एक्चुअली फ्लू होगा, राइट। एंड उनमें से भी जो डेथ होगा दैट इज जस्ट 0.1%। तो दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज कोरोना। सर ये मेरा एक सवाल है, ये 0.1% का मोर्टेलिटी रेट आपने कहाँ से देखा है? सर ये 26 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, हाँ, उसमें से। इसमें से न्यू 26 इंग्लैंड मार्च को, वेट, कहाँ से देखा है? 26 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। अच्छा, न्यू ये इंग्लैंड जर्नल ऑफ 0.1% मेडिसिन। का जो आपने मोर्टेलिटी रेट बताया है, ये किस कंट्री का है? ये क्या पूरी दुनिया पूरा का है? पूरा दुनिया का है सर। डॉक्टर सिंह, जी जनाब, नमस्कार। क्या कहना है आपका इस आंकड़े पर? जी बिल्कुल नहीं जी, आंकड़े हर रोज बदल रहे हैं और अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे तो हर कंट्री में आंकड़े अलग हैं। आज के डेट में अगर आप सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके भी देखेंगे तो इसका जो डेथ रेट है, सबसे पहली बात, ये कोरोना वायरस की जो फैमिली है ये बहुत पुरानी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो वायरस है ये नया वायरस है, ये नया वर्जन है। हर साल कोई ना कोई वायरस म्यूटेट होता है, बल्कि ये नहीं, लाखों वायरस म्यूटेट होते हैं। उनमें से एक आधा वायरस डेंजरसली म्यूटेट हो जाता है, जिसके चलते वो कई बार खतरनाक बीमारी कर सकता है। ऐसे में जरूर इस पेशेंट से, हमने भी अपने वीडियोस में कई बार बताया है, अगर आपके अंदर जाएगा तो 80% चांस है आपको कुछ नहीं होगा, सच। 20% चांस है, 15-20% चांस है आप बीमार होंगे, थोड़े बहुत आपको दवाइयां या हॉस्पिटल की या डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ेगी, आप ठीक हो जाओगे, सच। लेकिन 5% चांस है आपको भर्ती करना पड़ेगा। 1 से 3% चांस है आपकी जान जा सकती है। ये 1 से 3% का जो हम नंबर बता रहे हैं, ये भी हर वक्त चेंज होता रहता है। ये जितने भी लोग आप, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल डिसाइड करता है, राइट। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ये दुनिया की हेल्थ केयर कम्युनिटी डिसाइड करती है, जो ये सब का हिसाब रख रही है कि कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने डिटेक्ट हुए, कितने मरे। इसके लिए आप जॉन हॉपकिंस की साइट पे जाके देख सकते हैं। जॉन हॉपकिंस के साइट पे लगातार पूरी दुनिया का ब्यौरा आ रहा है,
जिसमें कितने डिटेक्ट हुए, कितने मरे, हर एक कंट्री वाइज आ रहा है। उसके हिसाब से अगर खुद भी आप हिसाब लगाएं तो इसकी डेथ रेट 0.1% तो कतई भी नहीं है, काफी ज्यादा है। डॉक्टर सिंह, मैं आई विल स्टॉप यू देयर। आयुष, यू वांट टू ऐड समथिंग, देन आई गो टू विश्वरूप जी। डॉक्टर विश्वरूप जो है वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के हवाले से कह रहे हैं। 26 मार्च का जो जर्नल है वो मेरे सामने खुला है और उसमें ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि एक स्टडी में पाया गया कि इसकी जो फैटेलिटी रेट है वो करीब 2% है, जबकि एक दूसरी स्टडी जो 1099 लोगों पर हुई थी उसमें 1.4% पाई गई इसकी। अब उसमें क्या है कि अलग अलग बीमारियों से इसका कंपैरिजन किया गया है, तो सार्स और मर्स की है वो 9-10% और 36% की है, और जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसकी 0.1% लिखी, जो सीवियर सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसकी फर्टिलिटी रेट 0.1% लिखी है। तो ये स्टडी ये कह रही है कि ये सार्स और मर्स का करीबी ना होकर इसका ज्यादा करीबी है, क्योंकि ये 1.6% और 2% जैसा आंकड़ा है। तो ये 0.1% है नहीं, इसके ज्यादा करीब है उन लोगों के मुकाबले। ये आयुष, स्टडी आई में विल लिखा। स्टॉप यू देयर। डॉक्टर विश्वरूप, आपने जिस इंग्लैंड के जर्नल को कोट किया, आयुष के सामने वो जर्नल खुला है, उस जर्नल में साफ लिखा है कि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसमें मृत्यु दर 0.1% होती है, जिसको आप कोरोना की मृत्यु दर बता रहे हैं, कोविड-19 की मृत्यु दर बता रहे हैं। कोविड-19 की मृत्यु दर उन्होंने 1.5 से 2% बोली है। आपका टेक क्या है सर? हाँ, इसमें मेरा टेक ये है कि उन्होंने ये बोला है कि इट इज क्लोजर टू, इट कैन बी कंपेरेबल विद सीजनल फ्लू डेथ। कंपेरेबल, अब कंपेरेबल वर्ड का इंटरप्रिटेशन हम कुछ भी कर सकते हैं। कंपेरेबल वर्ड का मतलब ये भी हो सकता है इससे ज़्यादा है, इससे कम है, या इसके जैसा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इसके जैसा है। इट इज कंपेरेबल टू। आपको इसके आपके इसको लगने का वैज्ञानिक आधार क्या है? लैब टेस्टेड, सैंपल टेस्टेड आधार क्या है, बेस क्या है आपको लगने का? क्योंकि उस जर्नल में स्पेसिफिकली लिखा है कोविड-19 का जो डेथ रेट है 1.5 से 2% है। इन्फ्लुएंजा से उसको उन्होंने इसलिए कंपेयर क्योंकि डेटा के मामले में वो उसके करीब है, डेटा के मामले में करीब है, लेकिन जो डेटा है वो 1.5 से 2% है, 0.1% नहीं है जो आप दावा कर रहे हैं सर। हाँ, इसमें मैं बताता हूँ। अभी जो डेटा 1% और 2% बता रहे हैं, दैट इज द डेटा अमंग द हॉस्पिटलाइज पेशेंट, जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। बहुत सारे लोग लाइक एनी अदर फ्लू जो कभी हॉस्पिटल गए नहीं, लाइक मेरे जैसा या आपके जैसा, जिसको कोरोना होगा भी और पता भी नहीं चलेगा, फ्लू होके ठीक भी हो जाएगा। तो वो वाला फैक्टर अगर कंसिडर करेंगे, जो कि फैक्टर कंसिडर किया जाता है जब भी कभी किसी भी बीमारी की मोर्टेलिटी रेट को बनाया जाता है, वो एक एक्स फैक्टर को कंपेयर माना जाता है कि इतने लोग तो नहीं आएंगे हॉस्पिटल में, वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे या घर पे ही मर जाएंगे, घर पे अपना इलाज हो जाएगा, वो कभी रिपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अमंग द रिपोर्टेड पीपल इट कैन बी व्हाट यू आर सीइंग इन द जर्नल। भाई जैसे अगर इंडिया का भी देखें कि इतने लोग हॉस्पिटल में कितने लोग मरे, that is not the overall mortality rate, that is the mortality rate among the people who have been reported in the hospital, right? So ये तो एक बात। दूसरी बात सबसे नहीं, मैं तो इसलिए देखे मैंने आपको काउंटर किया क्योंकि जब आपने एक सोर्स कोट किया, आपने कहा कि मैं 0.1 बोल रहा हूं इंग्लिश जर्नल के बेस पे, तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि जो आप कोट कर रहे हैं उस जर्नल में वो नहीं लिखा है। अब आप एक दूसरी थ्योरी दे रहे हैं कि मॉर्टेलिटी रेट जो भी किसी भी रिसर्च में बताया जाता है वो एग्जैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि सारे पेशेंट रिपोर्ट नहीं होते हैं। ये दूसरी चीज होगी। ये मेरी थ्योरी नहीं है जी, दिस इज नॉट माई थ्योरी। कभी भी जब भी किसी भी वायरस का, बैक्टीरिया का, या कोई भी फ्लू का, या फॉर दैट मैटर किसी बीमारी का जब मोर्टेलिटी रेट लगाते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट लगाने के लिए ये फैक्टर यूज ही होता है। सिर्फ इट इज नेवर कितने लोग हॉस्पिटल में आए, उसमें से कितने लोग मरे, कितने लोग बच गए। इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दैट फॉर एनी डिजीज। ओवरऑल मोर्टेलिटी। आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर सिंह, आपका क्या कहना है जी, जो विश्वरूप जी बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, ऐसा है। ये सारे फैक्टर्स आपको क्या लगता है जो दुनिया भर के एसोसिएशन है, सीडीसीज हैं, ये वो कंसीडर नहीं करेंगे? ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे अनडिटेक्टेड केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको दर घोषित कर दें कि 0.1% मोर्टेलिटी रेट है और आपको लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। ये टोटली गलत बात है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टडी। सबसे बड़ी बात, जब आप एक आम जनता को ये बोल देते हो कि ये स्टडी देखो, न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल, जब आप खुद मेडिकल फील्ड के खिलाफ बोल रहे हो और उसी का एक सोर्स का कोड देके बोलते हो कि ये जर्नल में ये लिखा है, तो और वो भी गलत बोलते हो, वो भी इसको गलत इंटरप्रिटेट करके एक धारणा बना देते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका ये बैकअप खुद वो लोग दे रहे हैं। आप देखो, समझो तो आप समझ सकते हैं एक आम जनता के दिल में, दिमाग में
क्या बात आएगी। ये बात मैंने भी अपने वीडियो में बोली है कि, और कई सारे डॉक्टरों ने भी बोली है, कई सारे पेशेंट्स अनडिटेक्टेबल होते हैं तो 1 to 3% की जगह रेट कम हो सकता है, लेकिन 1 to 3% और 0.1% में भी जमीन आसमान का फर्क है अगर आप उसको देखेंगे। तो ये छोटी बात नहीं है द्विवेदी जी, समझ रहे हैं आप। सर मेरा नाम सौरभ है। आयुष, आप इसमें कोई सवाल जोड़ना चाहेंगे? हाँ, ये डॉक्टर विश्वरूप कह रहे थे कि वो इसके ज्यादा क्लोज है, मतलब जो स्टडी में लिखा है कि दैट इज मोर अकिन टू दीज सीवियर इन्फ्लुएंजा, जो कोरोना वायरस है। तो सर जब हम जैसे जानवरों में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जब हम बोलते हैं कि मानव जो है वो चिंपैंजी के ज्यादा करीब है शेरों के मुकाबले जेनेटिकली, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मानव चिंपैंजी ही है या मानव बंदर ही है, वो उसके ज्यादा क्लोज है और मानव चिंपैंजी है। ये दोनों बातों में फर्क है। ये मुझसे पूछे तो बोला जरा। जी सर। जी सर। हाँ, देखिए यहाँ पे कोई और फिगर है नहीं हमारे पास। फिगर या तो वो 2-3% जो आप बोल रहे हैं वो है, या 0.1 है वो है। नहीं, 0.1 तो है ही नहीं फिगर। 0.1 का फिगर कहाँ है? लेट मी चलो, मुझे मौका दे रहे हैं तो 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। अभी परमजीत जी ने, डॉक्टर परमजीत ने बताया, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2 अप्रैल वो भी आप खोल लीजिए। उसमें यह है कि अगर 80% लोगों को कोरोना वायरस आएगा तो उनको कोई सिम्टम नहीं होगा, राइट। यानी कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो ठीक भी नहीं होंगे, बीमारी नहीं पड़ रहे हैं पहली बात, राइट। तो अब 80% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज क्वाइट अ बिग अमाउंट। और वो जो 20% जो बीमार पड़ेंगे उसमें से करीब 10% को हाई फीवर नहीं होगा, 10% को हाई फीवर नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग 10% है उन्हीं में फीवर भी होगा। तो एक्चुअली कोरोना वायरस से जो एक्चुअल फ्लू होगा दैट इज इन 10%। तो वो जो 10% है उन्हीं की मोर्टिलिटी की बात चल रही है। वो 90% जो कोरोना होने के बावजूद भी जिंदा है, अगर वो आप फैक्टर को इंक्लूड करें दैट इज क्वाइट अ सब्सटेंशियल 90%। तो वो 10% के बीच में जो लोग मरे, वो 10% में भी थोड़े लोग हॉस्पिटल जाएंगे, थोड़े लोग नहीं जाएंगे। वो 90% तो नहीं जाने वाले, क्योंकि उसमें से 80% को सिम्टम ही नहीं है और 10% को सिर्फ खांसी है, अगर तो है। 10% को ही टेम्परेचर है, तो अगर कोई जाएगा तो 10% जाएगा, अगर कोई मरेगा तो 10% में ही मरेगा। तो उसमें से जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं या ले जाए जा रहे हैं, उन्हीं की मौत है, उन्हीं में बात कर रहे हैं। इस ब्रैकेट बहुत थोड़ा सा है जिसकी बात कर रहे हैं। विष्णु जी, ये आप तो पूरी परसेंटेज की थ्योरी हिला रहे हैं। जो 2% है वो 100 का 2% है, वो बचे हुए 10 का 2% नहीं है। नहीं, जो 2% आप बता रहे हैं ना अभी, वो हॉस्पिटल में जितने लोग भर्ती हुए उसका 2% है, वो उसका 2% मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका एक दावा है कि ये कोरोना वायरस एक सिंपल सा वायरस है, फ्लू के जैसा वायरस है, और आप ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल वायरस है, ये इसके पीछे क्या आधार है आपके ये कहने के पीछे? ये दो चीजें हैं। एक तो ये 0.1% जो मोर्टिलिटी रेट है जो है, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली आप इसके सिम्टम देखेंगे कि इसमें ज्यादातर लोगों को कोई सिम्टम ही नहीं होते, दैट इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड इज ट्रांसमिशन रेट। इसका जो R0 फैक्टर है आयुष जी, इसका जो ट्रांसमिशन रेट है कितनी तेजी से फैलता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2। 2.2 है, हाँ, मतलब ठीक है, कुछ स्टडीज में ये पाया गया है। हाँ, एक आदमी 2 लोगों तक फैला सकता है। कॉमन कोल्ड है 2, एक आदमी मुझे जुकाम होगा तो मैं 2 लोगों को फैला पाऊंगा ऑन एवरेज। तो इसका जो फैलने की शक्ति 2 है या 2 है, वेरी वेरी क्लोज टू कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड में और ट्यूबरकुलोसिस का 10 है, 10। यानी कि एक आदमी को टीबी होगा तो 10, उसके कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, if I compare it with common cold, if I compare it with TB, if I compare it with influenza, then it is coming closer to influenza का 1.3 है, 1.3 ट्रांसमिशन रेट है। एक से एक को या 2 को फैलेगा, तो ये इन्फ्लुएंजा ही हुआ, राइट, नंबर 1। एंड फाइनली जी डॉक्टर सिंह, देखिए मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक बहुत डिफरेंस आ जाता है एक मेडिकल बैकग्राउंड, एक मेडिकल स्टडी, एक मेडिकल बैकग्राउंड वाले का स्टडी पढ़ना और एक कॉमन पर्सन का स्टडी पढ़ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कॉमन पर्सन नहीं है, ये भाई न्यूट्रिशनिस्ट है, अपने आप बहुत पढ़ाई करी है इन्होंने, ज्ञानी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकी बैकग्राउंड मेडिकल नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये ऐसे फैक्ट्स को जोड़ के एक तथ्य पे आ जाते हैं, एक इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सच होगा। ये इनको जरूर सच लग सकता है लेकिन वो सच्चाई नहीं है। पहली बात, कोरोना वायरस का टोटल आरएनए
टोटल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर का प्रोटीन्स, ये टोटल अलग है, तभी इसको नोवेल कोरोना वायरस बोला जा रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े देश, अमेरिका जैसा देश जिसके पास में किसी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटी कमी नहीं है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग अपने इलाज के लिए वहां जाते हैं, वो अपने घुटने टेक के इस कोरोना वायरस के ऊपर, उस कोरोना वायरस के नीचे बैठा हुआ है, कोरोना वायरस से फंसा हुआ है। सो अब भी अगर हम ये बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस पुराना फ्लू वायरस है, तो फिर सौरभ जी क्या बोल सकता हूं मैं, ये बस ये बात है कि ये आग बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर स्टडीज की बात करते हैं तो स्टडीज का इंटरप्रिटेशन आप गलत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 लोग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हो और आप सही हो, ऐसा नहीं होता। मैं बोलूं? हाँ डॉक्टर विष्णु बताइए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने ये नहीं बोला कि नया नहीं है, ये नया है लेकिन ये फ्लू जैसा है, पहली बात तो आई एम सेइंग न्यू, नंबर 1। नंबर 2, आपने यूएस और यूके को कोट किया, लेट मी कोट। जनवरी महीने में सीडीसी ने बोला था, जनवरी महीने में सीडीसी का क्लेम था कि भाई करीब 17 लाख लोग यूएस में 3-4 महीने में मर जाएंगे, और यूके का क्लेम था कि करीब 5 लाख लोग यूके में मर जाएंगे और करीब 2 लाख से 20 लाख लोग यूएस में मरेंगे। दैट इज द क्लेम ऑफ द यूके, उनका एस्टिमेशन था, अप्रोक्सीमेशन। नाउ 19 मार्च को, लेट मी कंप्लीट सर, 19 मार्च को यूके ने कोरोना को ठीक से समझा, उसको हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज से हटा दिया 19 मार्च को अपने वेबसाइट में, और उन्होंने ये लिख दिया कि हमें भूल हुई थी कि हमने इसको ऐसा खतरनाक कुछ समझा, जबकि ये उतना ना तो कंटेजियस है ना ही उतना डेडली है। तो इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर में ही नहीं, कहीं और भी आराम से हो सकता है। दैट इज अबाउट द यूके इन देयर ओन गाइडलाइन। आर यू सेइंग डॉक्टर विष्णु कि कोरोना कोविड-19 जो बीमारी है, जो नोवल कोरोना वायरस से हो रही, वो डेडली नहीं है? आर यू टेलिंग मी दैट? राइट सर, आपने ठीक से ओके ग्रेट। डॉक्टर सिंह जी, डॉक्टर पूरा सिंह लंदन बंद पड़ा है जनाब, पूरा लंदन बंद पड़ा है। मेरी सिस्टर लंदन में है, शी इज अ डॉक्टर देयर। उनके हॉस्पिटल में हर दूसरा पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है वो मर रहा है। उनके हॉस्पिटल में 70 साल के ऊपर वाले पेशेंट को बेड भी नहीं दे रहे। उनके हॉस्पिटल में 50 साल के ऊपर वाले पेशेंट जो है, उनको जो सोचा जा रहा है कि इसको कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो उसको एडमिट भी नहीं कर रहे। हॉस्पिटल्स के बेड कम पड़ रहे हैं। अगर आप इसको डेडली नहीं बोलेंगे तो किसको डेडली बोलेंगे? आयुष, एक सेकंड सर, आई विल कम टू यू। आयुष जी, मुझे बस ये जानना है, आपने जो ये सीडीसी का बताया, ये मतलब आपको कहाँ से मिला आंकड़ा कि हाँ, वो सीडीसी ने मेरे ऐसा कहा पास था? भी सोर्स नहीं है उसका जी सोर्स मुझे भी नहीं पता। 17 लाख लोग मर जाएंगे ऐसा सीडीसी ने कहा, मतलब ये तो बड़ी खबर होनी चाहिए थी, कैसे मिस हो गई ये पढ़ के लोगों से? बता देता हूँ मैं सोर्स, आप ढूंढ लीजिए, आपके पास अभी कंप्यूटर है, जी, मुझे कुछ आप टाइप कीजिए 2019-2020 यूएस फ्लू सीजन प्रिलिमिनरी बर्डन एस्टिमेट ऑफ सीडीसी, आप टाइप कीजिए। और मैं डेट भी बताने की कोशिश करता हूँ, कौन सी डेट में आया था, वो जनवरी महीने में आया था, जनवरी के लास्ट वीक में आया था ये, कि तब सीडीसी ने एस्टिमेट लगाया था। and that prediction is about coronavirus? कोरोना Are you सर, talking about COVID-19? और इन्फ्लुएंजा लाइक No, इलनेस, ये ये about बहुत all इंपॉर्टेंट पॉइंट है। influenza related illness. कोरोना सर, कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं। कोरोना is a family of virus. I am talking about COVID-19. क्या ये prediction COVID-19 के बारे में था? हाँ, कोविड-19 में था Is उस it वक्त। clearly mentioned? हाँ, आप देखिए तो सही। हाँ आप आप देखिए, एक बार फिर से बताएंगे सर, आप वो लिंक बताएंगे एक बार फिर से? मैं आप टाइप कीजिए 2019-2020 यूएस फ्लू सीजन, ठीक है ना, उसमें प्रीलिमिनरी बर्डन एस्टिमेट, इसमें जाएंगे, जरूर लिखा फ्लू सीजन, लेकिन अंदर तो पढ़िए। सर, आप बता रहे हैं देखिए मुझे कि टॉपिक, ये फ्लू सीजन की हेडिंग के साथ रिसर्च है। कोविड-19 आज की तारीख में सबसे बड़ा टाइटल है, सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर जनवरी, तब उसका नामकरण नहीं हुआ था, जनवरी में नामकरण कहाँ हुआ था? ना तो कोरोना ठीक से नामकरण हुआ था, जिसको अब नामकरण फिर चेंज हो गया ना, कोविड-19 तब नाम आया नहीं था। अच्छा, एंड यू आर सेइंग कि ये पूरा प्रेडिक्शन कोविड-19 बीमारी के बारे में था? हाँ, आप देखिए। ठीक है, विल सर्च। नहीं तो आज के डेट में दूसरी फ्लू वायरसेस खत्म नहीं हो गई हैं। आज जी के डेट में दूसरे फ्लू वायरसेस भी दुनिया में मौजूद हैं, सारी वायरसेस ऑलरेडी हैं, दूसरे लोग इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। हमारे अस्पतालों में आने वाले हर पेशेंट जो सर्दी खांसी से आ रहा है या उसको सांस फूल रही है, उसको कोविड के लिए टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन सबके सबको कोविड नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग मरना बंद कर दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर सिंह ये कह रहे हैं विश्वरूप जी कि आप जो डेटा बता रहे हैं वो नॉर्मल जो फ्लू वाली बीमारियां हैं उनके बारे में प्रेडिक्शन है, इट हैज नथिंग टू डू विद कोविड-19। आप चेक कर लो Exactly. ना, आप चेक कर लो, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ।
नहीं तो मैं प्रिंट आउट भी मैं भेज सकता हूँ। नहीं, आपने जो बताया है उसको तो हम अलग से चेक करेंगे ही, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आप ही की फ्रेटर्निटी के एक डॉक्टर हैं जो कह रहे हैं कि ये आप जो बता रहे हैं ये फ्लू का डेटा है, ये कोविड-19 का डेटा नहीं है। कैन यू रीड एनी पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम द रिसर्च जिसमें क्लियरली मेंशन हो इस बीमारी के बारे में? मैं पढ़ के सुनाऊं? जी प्लीज। US Center of Disease Control and Prevention predicted in the month of February from 2 lakh to 2 lakh to 1.7 million, 200,000 to 1.7 million death due to coronavirus this season in US alone. अब ये पूरा लाइन बढ़ गया, ये आप टाइप कीजिए, आप देखिए आपको क्या मिलता है। पहली बात, और यूके का जो प्रिडिक्शन था जनवरी महीने का यूके का कोविड-19 के बारे में, दैट वाज इसमें नोवेल कोरोना वायरस नहीं लिखा है, इसमें कोरोना वायरस लिखा है। कोरोना वायरस इज अ बिग फैमिली, अगर लिखा भी है तो क्या नोवेल कोरोना वायरस लिखा है डॉक्टर बिश्रू? देखिए मेरे पास तो मेरा टेक्स्ट है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप नहीं लिखा है ना? जनवरी महीने में इट वाज नॉट क्लियर, इसको नोवेल बोले, इसको कोविड बोले, इसको क्या बोले, बट दे वर रेफरिंग टू दिस। आप एक बार देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। नंबर 1, अगर ये बताइए कि जनवरी के महीने में क्लियर नहीं था तो आपने कैसे कनेक्ट कर दिया कि ये कोविड-19 के बारे में बात हो रही है? मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स का, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का मार्च महीने में आया, आई जस्ट फाइंड आउट कि उन्होंने तब रेफर किया कि जनवरी महीने में जो उन्होंने रेफर किया था दैट वाज अ रॉन्ग एस्टिमेशन, बिकॉज ऑफ दैट ऑल दिस chaos हैपेंड। नंबर 1। नंबर 2, यूके ने भी जो 19 मार्च को अपना स्टेटस चेंज किया, तब उस 19 मार्च को आप देखिए, आप जस्ट टाइप कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एक ही वर्ड टाइप करना आपको, वन वर्ड ओनली, हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। HCID टाइप करेंगे, यूके टाइप करेंगे, सारा आ जाएगा कि तब क्या प्रेडिक्ट किया था और हुआ क्या। एंड दे आर सेइंग वी हैव एस्टिमेटेड रॉन्गली, हमारी गलती थी। ये वो गलती वर्ड यूज करें सर। एंड डॉक्टर सिंह आप क्या बोलना चाहते हैं इस पे? जी देखिए सौरभ जी, HCID का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत जरूरी है डेथ रेट बहुत ज्यादा होना, जैसे इबोला वायरस की है, जैसे बर्ड फ्लू की है, कि जिसको होगा उसको बहुत ज्यादा चांस है कि वो मर जाएगा, 60% चांस, 50%, 15% चांस। तो जब इतना हाई चांस होता है तो उस एक इंसान से उसको दूसरे को जानने नहीं दिया जा सकता। उसके लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारे प्रबंध, बहुत सारे आइसोलेशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब इस नए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये कितना खतरनाक, इसका डेथ रेट कितना हो सकता है, उसको HCID की कैटेगरी में रखा जा सकता था। लेकिन अब इतने प्रबंध की जरूरत नहीं है। 1 to 3% डेथ रेट है, 0.1 नहीं, 1 to 3% में उसको HCID की कैटेगरी में नहीं रखने की जरूरत। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी कोई गलती मानी या क्या करी, ये गलत इंटरप्रिटेशन है किसी तरीके का। विश्वरूप जी, ये बात तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर फाउची, जो अमेरिका में पूरी कोविड वाली जो 19 वाली लड़ाई है उसकी देखरेख कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पैंडेमिक एक्सपर्ट, वो भी ये सब लोग बोल रहे हैं ना ये तो कि जो डेथ रेट है वो 2% है, और इसलिए डॉक्टर सिंह बता रहे हैं कि उस कैटेगरी से निकाला है। लेकिन आप जो ये पूरी थ्योरी दे रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर डर फैलाया जा रहा है, करने की जरूरत नहीं है, इतने लोग तो मरते ही हैं, ऐसा है वैसा है, उसके पीछे का आधार क्या है? क्योंकि जो भी आप थ्योरी और डेटा दे रहे हैं वो डेटा इस पूरे पजल में फिट नहीं हो रहा है सर कहीं भी। अरे कैसे नहीं फिट हो रहा है सौरभ, मैं बताता हूँ। दो बातें हैं, अभी आपने दो बातें बोली। एक तो बोला कि फाउची क्या बोल रहे हैं, एंथनी फाउची वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज वन थिंग। दूसरा जर्नल क्या बोल रहे हैं, दूसरा आप फाउची क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जर्नल में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। सर आपने जर्नल में जो भी जर्नल कोट किया हमने उनका एक्सप्लेनेशन बता दिया। आपने एक डेटा 0.1% का दिया, वो डेटा आपने गलत कोट किया, गलत कंटेक्स्ट में गलत ढंग से कोट किया। दूसरा आपने फ्लू और इन्फ्लुएंजा का कहा, हमने उसका डिस्क्रिप्शन बताया। तीसरा आपने HCID की लिस्ट से हटाने को कहा, उसका डिस्क्रिप्शन बताया। आप गलत यूं ही बोल रहे हैं, वो गलत है नहीं, दैट इज नॉट रॉन्ग। आप एक बार और कंफर्म कर लें। विश्वरूप जी, पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट डॉक्टर एक बात बोल रहे हैं, आप दूसरी बात बोल रहे हैं, तो आपको अपनी बात को वजन देने के लिए कुछ डेटा, कुछ तर्क देना होगा। अब मैं दे रहा हूँ प्लीज। आप सब कुछ छोड़िए, कल ही था, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज नंबर 8 देखिए। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज नंबर 8, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया होगा किसी के पास भी जी, तो उसको देखिए, उसमें भी ये लिखा है कि भाई ये इट इज नॉट इवन 3% एज इट वाज थॉट बिफोर। 3% भी नहीं है ये, that was been accepted even by WHO. Who is contesting that data, sir? Nobody is contesting that data. Everybody is saying the death rate is around 2%. So why are you
ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, ये तो सबको ही कह रहा है कि 2% है, लेकिन व्हेन यू लुक एट द अमाउंट ऑफ, आप ये देखिए कि सर सैंपल कितना बड़ा है इंडिया में, 1.4 मिलियन, 1.3 बिलियन पीपल, राइट, 1.3 बिलियन। कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा, मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ग्लोबल नहीं, हम तो सब लोग कह रहे हैं कि 1 या 1.5 से लेके कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, पर वो 1 से 3-4 के बीच वेरी कर रहा है। वही आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी बता रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर आप देख पा रहे हैं तो जी। एनीबॉडी कैन, राइट। तो ये पेंडेमिक नॉट एज डेडली एज इनिशियली प्रोजेक्टेड, देखिए सही, पहले जो किसका प्रोजेक्ट बयान है? ये, यार आप थोड़ा सा आप भी कर लो ना, मैं बताता हूँ, ये कल का आर्टिकल है, इंडियन अमेरिकन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एंड ये अब ग्लोबल बयान है, डब्ल्यूएचओ का भी यही बयान है। अब ये डब्ल्यूएचओ का बयान है, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको। नहीं नहीं, आप पढ़ के बता दीजिए डब्ल्यूएचओ का क्या बयान है, वर्बेटम पढ़ दीजिए। पढ़ते हैं भाई। The WHO too has acknowledged more recently that COVID-19 death rate is between 3 to 4% of reported cases, right? And if the death rate as a percentage of infection is considered rather than just reported and confirmed case, it would be lower, right? तो सब लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं भाई, पहले जो एस्टिमेट कर रहे थे इशारा नीचे। WHO तो, मैं सौरभ जी एक बात आपको आउट ऑफ द वे करना चाहूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपका, वो ये कि आज से 10 साल पहले, याद कीजिए 2009 में H1N1 पैंडेमिक हुआ था, तब WHO को 2010 में पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने गुनहगार, दोषी, लुटेरा ठहराया था। तब जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी H1N1 के नाम पे कि ये पैंडेमिक है, लाखों लोग मर जाएंगे, वही वाली अभी दोबारा से है। तो पहली बात तो ये कि शुरू से आखिर तक अगर एक आदमी बोल रहा है कि भाई बहुत लोग मरने वाले हैं, दैट इज WHO, जो अभी मेंटेन कर रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल द एविडेंसेस, अभी भी वो मना नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्लियरली हाँ भी नहीं बोलना चाह रहा है। आप इससे लाइन देखिए। डॉक्टर विश्वरूप, आप लगातार वही बात कह रहे हैं, आपने फिर से डब्ल्यूएचओ का हवाला देकर यही बात कही कि 3% या 4% है। डॉक्टर सिंह और आयुष, ऑफ द रिपोर्ट, सर रिपोर्टेड का ही होगा ना, सर रिपोर्टेड का ही होगा ना। आप ये बताइए कि जहां पे जांच ही नहीं हुई, जहां, अब एक बात बताइए, मान लीजिए एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे एक बीमारी फैली, उस बीमारी से कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग इलाज के बाद ठीक हो गए, लेकिन जब वो सैंपल ही दुनिया के सामने नहीं है तो उसको तो आप अकाउंट में ले ही नहीं सकते हो। आप हमेशा जो पूरी आपकी जो डेटा होती है, रिसर्च होती है, वो हमेशा रिपोर्टेड केसेस पे ही होती है ना सर। अनरिपोर्टेड केसेस में लोग मरे कि जिए नहीं पता ना सर। अनरिपोर्टेड, सौरभ जी, जब भी इस तरह का डेटा आता है ना, कि मोर्टलिटी रेट का स्पेशली बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों में नहीं बात कर रहा हूँ, अजीत जी आप इसको एग्री करेंगे कि जब भी कभी डेटा आता है, आयुष सॉरी आयुष, जब भी कभी डेटा आता है तो सैंपल में ये एक फैक्टर जरूर लेते हैं अनरिपोर्टेड केस का। और अनरिपोर्टेड केस कैसे पता चलेगा, वो एक सैंपलिंग करते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में कितने लोग गए वर्सेस कितने लोग उनमें से वापस घर गए और कितने लोग मर गए, दैट इज नॉट द थिंग। हाँ, अगर हॉस्पिटल वर्सेस कितने लोग मर गए, दैट इज 3 to 4%, आई एग्री, बट इट इज नॉट अबाउट दैट। मैं पॉइंट 1 बोल रहा हूँ ओवरऑल मॉर्टिलिटी का। दैट इज नॉट 3 to 4%। जितने हॉस्पिटल पहुंचे, अगर उसमें डेथ रेट देखेंगे आप तो 40-50% तक पहुंच जाएगा। ज्यादातर पेशेंट्स को टेस्टिंग के बाद हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा रहा है, घर पे ही आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, या कोविड केयर सेंटर्स में, या कोविड दूसरे सेंटर में इंडिया में रखा जा रहा है। अस्पताल में इतने बेड ही नहीं है इंडिया के बारे में अगर बात करें, खाली पूरे दुनिया में भी वैसे ऐसी सिचुएशन है, अस्पतालों में इतने आईसीयूज भी नहीं है, बेड ही नहीं है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है उनमें से 25-26% पेशेंट बच नहीं पाते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये अल्टीमेटली इशू गलती इनकी नहीं है सौरभ जी। अल्टीमेट इशू क्या हो जाता है, कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं, और अगर हम इनकी बात भी माने, अगर बोलने भी चाहें कि भाई साहब चलो दुनिया जो कह रही है गलत है, ये जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इनके अगर आप वो देखोगे कि भाई, अगर देखिए डॉक्टर फॉची उसके वर्ल्ड रिनाउंड एक्लेम्ड एक डॉक्टर हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनके उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं हाँ भाई इन्होंने बोला तो हम मान सकते हैं। WHO का एक पर्सन अगर देखिए, अगर हम सरकार को गाली देते हैं, पुलिस वालों को गाली देते हैं कि पुलिस में, महकमे में ये तो बिका हुआ है, वो बिका, इसका मतलब क्या पूरा सिस्टम खराब हो गया? क्या सरकार ही खराब है, हम डाकू बन जाएं? क्या पुलिस वाले खराब हैं? जी हाँ, WHO में भी हर जगह पे कोई ना कोई बिका हुआ हो सकता है, कोई एक पर्सन गलत काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम ही पूरा खराब है और हर डॉक्टर बिका हुआ है, जो आप दूसरों को पोर्ट्रे करते हैं। इसी चक्कर में लोग डॉक्टर से नफरत करते हैं, डॉक्टरों को मारा जा रहा है। क्या आपको दिख नहीं रहा?
छोटी छोटी एक बातें सेकंड गलत पोर्ट्रे होती है। डॉक्टर सिंह थोड़ा सा प्लीज काम डाउन। विश्वरूप जी ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कोट की है, वो रिपोर्ट मेरे सामने है। मैं अपने दर्शकों को और आप तीनों लोगों को भी वो रिपोर्ट पढ़ के बता देता हूँ। चिदानंद राजघट्टा एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, यूएस से रिपोर्ट करते हैं, उनकी बाइलाइन के साथ ये रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर जय भट्टाचार्य। उन्होंने ये कहा है कि इनिशियली जो डेथ रेट बताया जा रहा था कि बहुत ज्यादा हो सकता है, उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ लिखा है कि who is also director will be dangerous. He clearly said, Fox News से बात करते हुए, the coronavirus dangerous because of the speed of transmission and lack of vaccine. ये दो चीजें कौन कंटेस्ट कर रहा है विश्वरूप जी, कि कोरोना का इलाज नहीं है और ये फैल रहा है लोगों में एक से दूसरे में। अगर इसका 2/2 भी रेट है, 1:2 का भी रेट है पूरी दुनिया में, 150 लगभग मुल्कों में ये पहुंच चुका है और इसकी वैक्सीन नहीं है। अगर किसी को ये बीमारी हो रही तो वो मर रहा है। ये बात तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य भी कह रहे हैं स्टैनफोर्ड के। फिर इसी रिपोर्ट में आखिरी में लिखा है, ये डब्ल्यूएचओ ने भी माना है कि जो इनिशियल प्रेडिक्शन थे उसको डब्ल्यूएचओ ने भी घटा के 3 से 4% कर दिया है। तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य मेडिसिन के प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उनकी बात आपकी थ्योरी को कैसे सपोर्ट कर रही है? वो भी तो कह रहे हैं कि कोरोना घातक है, कोरोना की दवाई नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि 2 महीने पहले जो बताया जा रहा था कि इससे इतने लोग मर जाएंगे, 8%, 10%, 12%, 3-4% है। पर पूरी दुनिया की चिंता ये है कि अगर इस कोविड-19 से 100 में 2% लोग भी मर रहे हैं, 100 लोगों को बीमारी हो रही, 2% भी मर रहे हैं उसमें, तो ये बहुत चिंता का विषय है। स्पेन में, इटली में, ईरान में, यूएस में, इंग्लैंड में, इंडिया में लोग मर रहे हैं सर। उनको इलाज, और स्पेन और इटली का जो उदाहरण दिया जा रहा है या यूएस का उदाहरण दिया जा रहा है कि वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं। तो ये कैसे आपको थ्योरी एक कंस्पिरेसी लग रही है, कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, जो आप अलग अलग सरकारी रिपोर्ट्स को आधा अधूरा अखबारों में छपी रिपोर्ट्स को कोट कर रहे हैं? उसमें जितनी रिपोर्ट हम तुरंत मौके पे खोज सकते हैं हम खोज के आपको बता रहे हैं। आपने स्टैनफोर्ड के डॉक्टर जय भट्टाचार्य को कोट किया, हमने उनका पूरा बयान बता दिया। हाउ इज इट सपोर्टिंग योर थ्योरी? मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं। आपने लेट मी रीड इट कंप्लीट। The WHO put an estimate out that was, I think, initially 3.4%. Initially 3.4% by WHO. It's very unlikely it is anywhere near to that, right? It is much likely, much closer to the death rate that you see from flu per case. पढ़िए तो सही जी। तो समझ आ गई बात सौरभ जी? नहीं समझ में आई। उन्होंने एक एस्टिमेट दिया है और डॉक्टर जय भट्टाचार्य के इस एस्टिमेट के पीछे जो वो कह रहे हैं कि 3.4% से कम है, फ्लू के करीब है, कितना करीब है उन्होंने अभी कोई डेटा नहीं दिया है। फॉक्स न्यूज से बातचीत करने में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और उसी रिपोर्ट में नीचे लिखा है कि द WHO too has acknowledged more recently that COVID-19 death rate is between 3 to 4% of reported cases, and if the death rate as a percentage of infection is considered rather than just reported, it would be lower. पर कितना लोअर? आप सारी बात जो डॉक्टर सिंह बोल रहे हैं वो यही तो है कि 1.5% और 0.1%, इस दो डेटा के बीच में सर 100 गुना से ज्यादा का फर्क है। इसका जवाब देता हूं सर जी। इन्होंने क्लियर कर दिया, क्लोजर टू द डेथ रेट यू सी इन फ्लू। हाँ, ये फ्लू में जो डेथ रेट देखते हैं उससे बहुत क्लोज है, ये बोल तो दिया। अब 0.1 से क्लोज किए का मतलब 0.2 होगा। 0.1 से अगेन ये आपकी व्याख्या है। डॉक्टर भट्टाचार्य ने ऐसा कुछ भी कोई डेटा नहीं दिया, कोई दुनिया भर के साइंटिस्टों या लैब की स्क्रूटनी के लिए उन्होंने कोई सैंपल नहीं दिया सर। आप एक बात बताइए सर, आप डॉक्टर हैं, जब भी कोई बीमारी हुई, ये कोविड-19 हुआ, चाइना ने इसका जीनोम सीक्वेंस रिलीज किया, दुनिया भर की लैब में अब इसके लिए वैक्सीन तैयार हो रही है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, कोई भी वैक्सीन तैयार होती है, कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है, इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है ना सर। उसके पूरे आरएनए की टेस्टिंग हो रही है, उसके अंदर को जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी टेस्टिंग हो रही है, उसके हिसाब से हो रहा है। सिर्फ एक बयान या उस बयान का मैं ये मतलब निकालूंगा, ये कैसे होता है सर? सौरभ जी मुझे एक मिनट दीजिए। आप जी। टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जो टेस्टिंग हो रही है अभी, दैट इज, आयुष जी आप ज्यादा समझेंगे, RT-PCR टेस्ट जी राइट। जी अब वो टेस्ट जहां भी हो रहा है, जो भी है, वो इंस्ट्रूमेंट का आप मैनुअल लीजिए और मैनुअल में पढ़िए रेगुलेटरी स्टेटस क्या है। Regulatory status is it is to be used only for research purpose and not for the diagnostic purpose. ये regulatory status of the test being used, number one.
नंबर 2, इन्वेंटर आरटीपीसीआर टेस्ट का इन्वेंटर, ये पीसीआर टेस्ट का इन्वेंटर कौन है? कैरीमुलस। उन्होंने ही बोला था दिस टेस्ट शुड नॉट बी यूज्ड टू डिटेक्ट द वायरस इटसेल्फ, राइट? वो अगर चाहते हैं मैं दे देता हूँ उसका कोटेशन। नंबर 3, आप सीडीसी के साइड में जाइए, 31 मार्च के रिपोर्ट में जाइए। सीडीसी ने क्लियरली बोल दिया है कि कोरोना वायरस को कितना डिटेक्ट कर पाएगा, अभी भी कुछ भी हमने, मैं उसका यार लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊं आपको सीडीसी ने क्या कोट किया है। या the performance of this test has not been established for treatment of 2019 nCoV infection. ये status of CDC 2019 nCoV real-time RT-PCR diagnostic panel as on 30th, sorry not 31st March, as on 30th March 2020. और उसमें ये भी लिखा है सर, 3 लाइन लिखे हैं, false positive is more likely when prevalence is moderate or low. भारत में prevalence is low और भारत में प्रेवलेंस वी कैन से लो, तो जहां पे भी लो प्रेवलेंस होगा वहां फॉल्स होगा। तो सीडीसी की बात माने तो ये परफॉर्मेंस, ये जो टेस्ट है ये कभी भी उन्होंने, ये परफॉर्मेंस कैसा होगा एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ आज तक। अगर उस टेस्ट के मैन्युफैक्चरर की बात माने जिसने इस टेस्ट को बनाया है, जो आपको बेच रहा है, उसने पहले लाइन में लिख दिया रेगुलेटरी स्टेटस इट शुड बी यूज्ड फॉर रिसर्च नॉट फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ ए पेशेंट, पहले लाइन में लिख दिया। किसी भी मैन्युफैक्चरर का मैन्युअल लीजिए, आप बोलिए मैन्युअल दीजिए मुझे, उसका पहला पेज देखिए, सबसे ऊपर देखिए, ये हो गया दूसरा। तीसरा एफडीए में भी लिखा है अंडर इमरजेंसी यूसेज डायग्नोस्टिक। अच्छा, अंडर इमरजेंसी यूसेज डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, मैंने एफडीए में जानने की कोशिश की। उसका मतलब है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अप्रूव करना जिसकी कभी भी टेस्टिंग ना हो, जो अप्रूवल मिली ना हो, और अंधाधुन अप्रूव करना, दैट इज कॉल्ड अंडर इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 10 सेकंड और लूंगा आपका कि मान लो, I'll come to you, Dr. Singh. Let him finish. जी हाँ बोलिए विश्वरूप जी। 10 सेकंड लूंगा। मान लो यहाँ पे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं, वहां पे एक विंडो खुल जाए कि इमरजेंसी, किसी को इमरजेंसी है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए बस लाइसेंस ले लो और गाड़ी चला लो रास्ते में क्योंकि आपको जल्दी में है। तो दैट्स वाई एफडीए का भी एक विंडो है जहाँ पे वो कभी कभी अप्रूवल उन इंस्ट्रूमेंट की पहले से कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि ये काम करता है क्या, इसका कितना एफिकेसी है, इसका पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव कितना आएगा, फॉल्स नेगेटिव कितना आएगा। तो राइट फ्रॉम एफडीए टू सीडीसी टू इन्वेंटर टू मैन्युफैक्चरर, एंड उसके अलावा भी आप देखिए 27th ऑफ फेब जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, और इसमें वुहान का 4 पेशेंट का केस रिकॉर्ड दिया हुआ है जस्ट टू टेस्ट की ये टेस्टिंग मशीन ठीक है कि नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट ठीक है कि नहीं। 4 पेशेंट को उन्होंने विदा कर दिया कि भाई ये नेगेटिव हो गए, घर जा सकते हैं। घर जाने के 13 डे बाद, ऑन एवरेज 13 डे बाद दोबारा टेस्ट किया एंड दे फाउंड टू बी पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव का मतलब क्या, दोबारा उनको कोरोना हो गया या फिर पहले कोरोना ऑलरेडी था और वो कोरोना गलती से फॉल्स नेगेटिव था। ठीक है विश्वरूप जी, आपकी बात सुन ली। अब मैं डॉक्टर सिंह और आयुष के पास जाऊंगा। पहले डॉक्टर सिंह। जी, मैं इसको पूरा विस्तार से बताना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गलत इंटरप्रिटेशन का, और जो मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब भी एक पेशेंट, एक मान के चलिए कि 100 पेशेंट है जिनको सांस की बीमारी है, वो आपके अस्पताल आ रहे हैं और 100 के 100 को सांस फूल रहा है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि उस किस पेशेंट को बैक्टीरिया है, किसको कोरोना वायरस है, किसी को फ्लू वायरस है, किसी को इबोला है, किसी को इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, ये डिसाइड कौन करता है? ये टेस्ट नहीं करता, ये डॉक्टर करता है। ये डॉक्टर क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव रेट्स होते हैं। जब एक पेशेंट सिम्टम के साथ आता है, उस पेशेंट का कोविड-19 टेस्ट होता है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो अस्पताल में आ रहे हैं ना बिना किसी सिम्टम के, उनका भी कोविड-19 टेस्ट किया जाता है। उनका भी किया जाता है कि उनके अंदर भी एसिम्प्टोमेटिक केस हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ सिम्टम वाले का होगा। एक सिम्टम वाले पेशेंट का कोविड-19 टेस्ट होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, पेशेंट की हिस्ट्री एनालाइज की जाती है, वो कहां से आया, उसके आसपास कोई कोविड-19 पेशेंट है नहीं है, उसकी प्रोग्रेस देखी जाती है, उसके डब्ल्यूबीसी काउंट देखे जाते हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट तो नहीं बढ़ रहे हैं, उसके चेस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा तो नहीं है, दूसरे कोई वायरल इन्फेक्शन जैसा तो नहीं है, और फिर एक प्रोफेशनल डॉक्टर डिसाइड करता है कि हाँ, इसको हमारे ओपिनियन के अनुसार कोविड-19 ही है, नहीं इसको कोविड-19 प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको ये फलाना फलाना बीमारी है, इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। इसमें हर एक दुनिया का टेस्ट
मदद करता है। अगर आप फॉल्स पॉजिटिव की रेट देखेंगे तो 99% रेट इन्होंने बताया कि वो अपने सारे वीडियोस में कि पीसीआर टेस्ट 99% पॉजिटिव आता है, 1% फॉल्स पॉजिटिव आता है। ये गलत है, वो 99 नहीं, वो 50% ही पॉजिटिव बताता है, 50% गलत बताता है। अगर आप स्टडी देखोगे तो जो सच्चाई है, लेकिन ये गलत है, ये सोच गलत है कि डॉक्टर सिर्फ इसके बेसिस पे पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देगा या इसको एचआईवी मेडिसिन दे देगा और मार देगा। ये गलत सोच है, ऐसे डायग्नोसिस नहीं होता। इससे साबित होता है कि आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, आपको मेडिकल वो नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल ट्रीटमेंट हो कैसे रहा है। एक्चुअली में पेशेंट्स की क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत जरूरी होती है और ये सारे टेस्ट आपकी मदद करते हैं, डॉक्टर को इशारा देते हैं। इसमें ये इस टेस्ट को अभी फिलहाल इन्होंने स्टडी पर्पस से क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक इसके डेटा नहीं है कि कितने % लोगों में टेस्ट होगा। तो और इसमें जो प्राइमर इस्तेमाल होता है पीसीआर में, उस प्राइमर में अगर आप एक्चुअल डेटा, मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे, उसमें डिपाल के देखें, हर कंट्री अलग प्राइमर इस्तेमाल कर रहा है और वो प्राइमर पे डिसाइड होता है आगे चल के कि कौन से प्राइमर से जो डिटेक्टिविटी रेट है वो सबसे ज्यादा आएगा। तब फिर एफडीए आगे के लिए, क्योंकि ये वायरस आगे भी रहेगा, तो आगे के लिए उसको बोलेगा कि ये टेस्ट इस प्राइमर से होगा और दूसरे प्राइमर से नहीं होगा। इस तरह डिसाइड होता है कि पीसीआर की एक्यूरेसी कौन सा प्राइमर यूज करके होगी। अभी फिलहाल ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हर कंट्री अपना प्राइमर बना के एक आरएनए सीक्वेंस से लेके एक छोटा हिस्सा, कोई इतना कोई पूरा हिस्सा लेके प्राइमर पे स्टडी कर रहा है। ये क्लासिकल मिस इंटरप्रिटेशन। दूसरी बात, ओके जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, दूसरी बात जो इन्होंने कही, एक पेशेंट जो डिस्चार्ज होके चला गया, 15 दिन बाद फिर इन्फेक्ट हो गया, री इन्फेक्शन इज पॉसिबल। याद रखिए, जब अगर आपके अंदर वायरस गया, वो वायरस की एक कॉलोनी गई, एक ग्रुप गया, बहुत सारे वायरसेस गए, उसको आपके इम्यून सिस्टम ने या दवाइयों ने या खुद वो वायरस आपके इम्यून सिस्टम ने मार दिया, खत्म कर दिया, कम कर दिया, वायरल लोड कम कर दिया। अब आपके इम्यून सिस्टम के पास उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनिटी है। अब आपके पास एक तरीके से इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी जैसे इम्यूनिटी बोलते हैं ना, वो इम्यूनिटी का एक पार्ट है। तो ये नहीं आपके अंदर फिर वायरस नहीं आ सकता, वो साल भी आ सकता है, अगले दिन भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है। अगले साल जब आपके अंदर वायरस आएगा या जब अगली बार आएगा, तब आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, तो आप उतने ज्यादा बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल यही काम जो वैक्सीन करती है वो आपके साथ खुद हो गया, इसलिए री इन्फेक्शन पॉसिबल है। इसको भी मैंने अपने वीडियोस में समझाया हुआ है। ओके आयुष, योर टर्न। सर मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सर आपने ये एक मैनुअल यूसेज मैनुअल का टेस्ट किट का जिक्र किया, आप अपनी वीडियोस में भी उसका जिक्र करते रहे हैं, तो मैंने उसका वो स्क्रीनशॉट देखा था और मैनुअल के लिए मैंने सर्च किया, तो मेरे ख्याल से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट था वही खुला हुआ है। SARS-CoV-2 कोरोना वायरस मल्टीप्लेक्स RT-qPCR किट ये है उसका, और उसमें रेगुलेटरी स्टेटस लिखा हुआ है फॉर रिसर्च यूज ओनली, नॉट फॉर यूज इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक प्राइवेट संस्था की वो है, मतलब जो लैब्स के लिए वो करती है, टेस्ट किट्स इशू करती है रिसर्च पर्पस के लिए, उसकी ये वो है, उसका नाम CD है, क्रिएटिव डायग्नोस्टिक्स। इट्स नॉट CDC, ये सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल नहीं है, ये क्रिएटिव। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। तो इनने जो ये पर्टिकुलर टेस्ट किट का मैनुअल इशू किया था, इनने कहा था कि ये वाली जो टेस्ट किट है, जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं, इसका इस्तेमाल आप लैब के लिए कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल किसी क्लिनिकल ट्रायल के नहीं कीजिएगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, इसका कारण इन्होंने नीचे बताया। आप अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते तो उसमें आपको लिमिटेशंस लिखे मिलते, जो डॉक्टर परमजीत ने बात बताई कि ऐसा क्यों वो करते हैं। द डिटेक्शन रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ओनली फॉर क्लिनिकल रेफरेंस, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज द ओनली एविडेंस फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। The clinical management of patients should be considered in combination with their symptoms, science history, other laboratory tests and treatment responses. मतलब बाकी सारी चीजों को भी कंसीडर करना है, तब जाकर इसका डॉक्टर एक इंटरप्रिटेशन निकालेगा। सिर्फ इस टेस्ट के आधार पर किसी का रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। जो आप रेगुलेटरी स्टेटस बता रहे थे, उसका एक क्लैरिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है। आयुष जी, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि आपने बोला था ये प्राइवेट क्लिनिक का अपना एक मैन्युअल है। आप दुनिया में कोई भी जो प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी एक टेस्ट का मैनुअल लेके आइए जिसमें ये लिखा है कि इट इज RT-PCR टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। मेरे सामने जो खुला है वो US FDA का मैनुअल खुला हुआ है, जिसे US FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, US की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, और उसने और CDC ने मिलकर बनाया है। और उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कि इसका टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने इसे टेस्ट के हिसाब से ही बनाया है, और ये कोरोना वायरस टेस्ट के लिए ये बहुत लंबा डिटेल्ड मैनुअल है। आप चाहें तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो मेरे पास है इसको। अच्छा, ये विश्रुप जी एक बात बताइए, जैसे आप जो भी विश्रुप जी आप जो भी तर्क दे रहे हैं विश्रुप जी, वो आप हमेशा जैसे आपने आधी बात बताई कि देखिए इसमें मशीन में ऐसा लिखा हुआ है, तो डॉक्टर सिंह और आयुष ने बता दिया कि नीचे वाला तो आपने बताया ही नहीं। अरे बताने आधा देंगे, क्यों बता रहे हैं? नहीं दे रहे हैं अभी भी, तो बताने देने रहे हैं, आप रुकिए तो सही। देखिए आयुष, जी आपने जो एफडीए का पेज अभी खोला है उसमें आप देखेंगे फॉर इमरजेंसी, राइट, इमरजेंसी डायग्नोस्टिक ओनली, राइट, और हाँ, इमरजेंसी डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है कहीं ऊपर, इमरजेंसी यूज ओनली लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है ना। अब हाँ, आप एफडीए में उसी साइट में जाके ढूंढिए कि इमरजेंसी का मतलब क्या है, ढूंढिए तो सही उसमें। मतलब मैंने पढ़ा है, मैं बता देता हूँ, फिर आप ढूंढ लीजिए। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ये टेस्ट हमने इमरजेंसी में ये तो दिया, लेकिन इसको अभी तक हमने चेक नहीं किया कि ये काम करता है या काम करेगा या नहीं करेगा, या इसकी एफिकेसी क्या होगी, हमें नहीं पता। अब देखिए, ये अब ये खुला हुआ है, अब देखिए। जी आप वो सही कह रहे हैं। ये एक मतलब सादे तरीके से एक लैब की प्रोसेस होती थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोरोना वायरस के केस में हमारे पास कोई अभी मतलब क्योंकि ये नया वायरस है तो हमारे पास कोई खास ठोस टेस्ट नहीं था, इसलिए हमें एक लैब की प्रोसेस को एक टेस्ट के तरीके से यूज करना पड़ा। तो वो कमी वो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेस्ट प्रोसेस पूरी तरीके से गलत है। मैं इसका अच्छा एग्जाम्पल दे रहा डॉक्टर विश्रुप जी, ये बात बताइए कि ये हूँ। पूरी दुनिया, विश्रुप जी ये बताइए कि पूरी दुनिया, 10 सेकंड और पूरी, लूंगा, 10 सेकंड। सवाल तो सुन लीजिए फिर आप ही का बारी है। पूरी दुनिया इस टेस्ट के आधार पर जांच कर रही है, इलाज कर रही है। जिन लोगों तक इलाज नहीं पहुंच पा रहा या जिनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वैक्सीन नहीं है ना, वो लोग मर भी रहे हैं। और आप डेथ रेट पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप बीमारी के नामकरण पर, आप बीमारी की टेस्टिंग पे, आप हर चीज पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये पूरी दुनिया ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी खड़ी कर दी? क्या है ये? जाहिर सी बात है, कॉन्स्पिरेसी तो है ही है, आपको नहीं किसकी? दिख रहा। हाँ, किसकी? वो नाम पूछ रहे हैं आप, नाम है। हाँ, कौन कौन इन्वॉल्व है इस कॉन्स्पिरेसी में आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से जो मेरी रीडिंग है, दैट इज एंथनी फॉची इज द नंबर वन, ही इज द वन हु इज इन्वॉल्व इन इट। आज से 34 ईयर पहले, 36 ईयर पहले, 1984 में जब HIV एड्स पहली बार बोला था कि समथिंग लाइक HIV एड्स, तब कौन था पीछे? एंथनी फॉची। आज कौन है पीछे? एंथनी फॉची। इसकी एक अपनी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब फिर वो एक नया डायरेक्शन ले लेगा। मैं चाहता नहीं कि उसको आर यू टेलिंग मी कि अमेरिका में बैठे एक टॉप साइंटिस्ट ने ये पूरी कंस्पिरेसी रची जिससे इक्वेडोर में लोग मर रहे हैं जिनको कब्रिस्तान नसीब नहीं हो रहा, इटली और स्पेन में मर रहे हैं, यूके में मर रहे हैं, चाइना में मर रहे हैं, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, बांग्लादेश। सौरभ जी मैं बताता हूँ, एक एक करके नाम लेते हैं कंट्रीज का। जापान का नाम लेते हैं। जापान का जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा, 10 अप्रैल देखिए, 10 अप्रैल। एक ही कंट्री से सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, मैं और नहीं बोलूंगा, एक ही एग्जाम्पल दूंगा। जापान का करीब 150-200 लोग मर रहे अब तक, और वहां पे तो लॉकडाउन भी नहीं है, वहां बड़ी तेजी से फैल रहा होगा। जापान में भारत से पहले, सबसे पहले चाइना के बाद कहाँ फैला था? जापान गया था, आपको याद होगा, कोरोना वायरस, राइट। तो जापान में मैंने देखा डेथ रेट क्या है। 10 अप्रैल आयुषी, 10 अप्रैल जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, ये जो कोरोना वायरस है इट इज केप्ट इन फ्लू लाइक वायरस, राइट, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी का है। तो पिछले 5 साल में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, फॉर दैट मैटर पुराना कोरोना वायरस हो कि नया कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से कितने लोग मरे हैं वो पूरा आंकड़ा दिया हुआ है 10 अप्रैल तक का। 10 अप्रैल में, 10 अप्रैल का जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 2014 से लेके नाउ इट इज 2020 तक का। आप देखेंगे, अभी खोल के देख सकते हैं ग्राफ, नहीं तो मेरे हाथ में मैं दिखा देता हूँ कि 2000 अभी इस साल इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द 5 इयर्स सबसे कम डेथ हुआ है ओवरऑल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से, जिसमें कोरोना को भी शामिल कर लिया गया। अब देखिए, तो ये हुआ जापान की बात। अब स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन के लिए सर आयुष जी आप एक आपने आपने जापान का जिक्र किया। स्वाति हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स की एडिटर हैं, मैं एक शो करता हूं उनका लिखा हुआ दुनियादारी, और स्वाति लगातार ये अपडेट दे रही हैं कि इनिशियली जापान टुक इट लाइटली, वो अपने फीवर क्लिनिक्स और इनिशियल स्क्रीनिंग के भरोसे रहे, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और ये सारी चीजें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उनके यहाँ अब केसेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। अगर आप जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा सेंटर पे जाएंगे जो डेली हर मिनट कहा जा रहा है कि अपडेट कर रहा है, तो आपको जापान के डेटा में क्रिटिकल राइज दिखाई देगा, और इसके लिए जापान परेशान है। आप साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, साउथ कोरिया का मॉडल पूरी दुनिया में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से उन्होंने एग्रेसिवली टेस्टिंग की।
सेम विद नॉर्वे, सेम विद सिंगापुर। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और बीमारी को रोका। अगर किसी देश ने बीमारी को रोक लिया है तो उससे बीमारी की भयावहता कम नहीं हो रही है। अभी तो जापान की बात कर रहे हैं, और उन्होंने रोका है इस टेस्ट के बेसिस पे, इसी टेस्ट के बेसिस पे रोका जिस है, टेस्ट को आप क्वेश्चन लॉकडाउन कर के रहे हैं उसी बेसिस टेस्ट पे पे रोका है। डिटेक्ट कर, जिस टेस्ट को आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसी टेस्ट के बेस पे उन्होंने डिटेक्ट किया। पहले आप कह रहे हैं टेस्ट गलत है, अब आप कह रहे हैं कि उस टेस्ट के बेस पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। अरे भाई बेसिक ही बात आ गई ना यार। ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में 10 या 100 बीमारियां आती हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में यहाँ कोरोना वायरस की बात आ रही है। मैं कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरऑल मोर्टेलिटी कहीं भी नहीं बढ़ी। सौरभ जी, किसी भी देश का इन्फ्लुएंजा लाइक, फॉर एग्जांपल भारत की बात करें तो आप मुझे लेकिन ये बताइए कि ये डॉक्टर फाउची की जो आप कंस्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं कि इसके पीछे डॉक्टर फाउची हैं, तो ये जो दुनिया भर की जांच एजेंसीज हैं ये डॉक्टर फाउची के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कौन कौन मिला हुआ है? बस सर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे WHO का भांडाफोड़ हुआ था 1 साल बाद H1N1